I will address all the questions and queries at the end. उससे पहले मुझे कुछ questions दिए गए हैं, मैं उनका आपको जवाब देने के बाद फिर we will go to that. So I will start with my journey. I spent most of my formative years in Chandigarh. I did my schooling from St. John's High School, Chandigarh. I secured National Talent Search Examination Scholarship in class 10th. I completed my graduation in mechanical engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh. I was the gold medalist. My graduation was completed in 2014 and I appeared in the Civil Services Examination 2014 itself. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था. I joined and did the foundation course in Mussoorie. Then I again gave an attempt in 2016. I didn't get through. Then I again gave the attempt in 2017 and I secured All India rank 306 and was allocated Indian Revenue Service. And I am currently posted as Deputy Commissioner of Income Tax. तो मैंने बहुत ब्रीफली अपनी जर्नी बताई है, बट नाउ वी विल फोकस ऑन द यूपीएससी प्रिपरेशन. देखिए, आपको बहुत से लोग डिफरेंट अपनी स्ट्रैटेजीज बताएंगे. कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आप सक्सीड कर सकें. हर किसी की अपनी खुद की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है जो उनके लिए वर्क करती है. तो जस्ट जो आपको ठीक लगे, जो आपके स्टाइल से सूट करे, आप वो गाइडेंस लीजिए. और मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत से लोगों से गाइडेंस लेके कंफ्यूज ना हो जाइए. कोई जो आपको ठीक लग रही है गाइडेंस, उसको स्टिक कीजिए. तो जो यूपीएससी सक्सेस है, कई लोगों को लगता है कि भी ये प्रिपरेशन पे डिपेंडेंट है, कई लोगों को लगता है लक पे डिपेंडेंट है. देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाते हैं उन्हें लगता है कि शायद हमारे में कुछ ऐसी बात थी. जिन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, दे नो कि भी लक ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और बहुत से लोगों का तो सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करके भी नहीं होता. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो जितना हमारे कंट्रोल में है, हम उस पे फोकस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के अंदर मैंने जब भी प्रीलिम्स दिया है तो काफ़ी कंफर्टेबली क्लियर हुआ है. पहली बार तो शायद अराउंड 50-60 मार्क्स मेरे ज़्यादा थे कट ऑफ से, बट हमेशा ही कंफर्टेबली रहा है. तो उसका जो मेरा खुद का एनालिसिस था कि मैंने यूपीएससी की तैयारी कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी. एंड आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे. आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. तो जब आप न्यूज़पेपर को हर रोज पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बेस काफ़ी बढ़ने लग जाता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है. तो आप जस्ट एग्ज़ाम से 1 साल पहले न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट अगर करें, तो आपको कई चीज़ों का बैकग्राउंड फिर भी नहीं पता होता. अगर आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो यू हैव एन एडवांटेज.
तो पहली चीज़ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इवन इफ you are starting the preparation now and your exam is next year, or even if the exam is this year, न्यूज़पेपर ज़रूर एक पढ़ें। उस पे 1 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब 1 आवर से ज़्यादा न्यूज़पेपर को आपने डेडिकेट नहीं करना। आपने लिमिटेड टाइम उसके लिए रखना है। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और बाकी न्यूज़ जो कि आपको रेलेवेंट लगती है फॉर जनरल स्टडीज़ या फॉर योर ऑप्शनल, उसको ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर का जो अब मैं कह रहा था कि आप कई पिछले सालों से भी तैयारी न्यूज़पेपर को पढ़ने से करेंगे, तो ऑब्वियसली आप पिछले न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते और ना ही उतना टाइम होता है। तो उसके लिए आप कोई इतने सारे करंट अफेयर्स के ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं, 2-3 पिछले सालों की कंपाइलेशंस को ज़रूर पढ़ें। उससे आपको काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा, काफ़ी डाइवर्स आपकी नॉलेज बेस हो जाएगा, जो कि आपको प्रीलिम्स के अंदर बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट करंट ऑफ दैट ईयर, इट टेस्ट्स योर नॉलेज बेस एंड योर नॉलेज बेस शुड बी वाइड। अगर आपकी रीडिंग वाइड है, अगर आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, आपने काफ़ी सालों से न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, तो आपका नॉलेज बेस काफ़ी वाइड हो जाएगा और आपको प्रीलिम्स में हेल्प होगी। तो अगर हम स्पेसिफिक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करें, तो आप स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स से। क्लास 6 से क्लास 12 सोशल साइंसेस की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे जो मर्जी बैकग्राउंड हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, क्लास 6 से क्लास 12 की सोशल साइंसेस की एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़ें अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसके बहुत नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस लेवल का पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ऊपर होता है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो फाउंडेशन है आपका, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ताकि जब आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ते हैं आपको वो ग्रास्प करने में आसानी होती है। फिर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज कीजिए। जो ऑप्शनल आप चूज करेंगे वो आपने 2 चीजें उसमें देखनी है, एक आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो और दूसरा वो स्कोरिंग भी हो। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है या और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट, क्योंकि हर ऑप्शनल से आपको टॉपर्स मिल जाएंगे, तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट ऑप्शनल। आपका उसमें अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको उसे पढ़ने में और दिलचस्पी होगी और बेटर ग्रिप बनेगा आपका ऑप्शनल में। फिर उसके बाद, अब ऑप्शनल की मैंने बात पहले ही क्यों कर दी है प्रीलिम्स से, क्योंकि आप प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल नहीं चूज कर सकते। आपको वो पहले ही, जब आपने चूज करा है कि भी मैंने ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तब आपको ऑप्शनल भी शुरू में ही चूज करना पड़ेगा। और जो भी ऑप्शनल होगा उसके टॉपिक वाइज नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। बहुत टॉपर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप अपने खुद नोट्स बनाइए। एक तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको क्लैरिटी होती है, आपकी मेमोरी में वो घुसता है, और जो आपने खुद बनाए हैं उसको फिर आप रिवाइज भी बहुत आसानी से कर पाते हैं।
जो आपके टॉपिक वाइज नोट्स ऑप्शनल के बन गए हैं, उनको आपने प्रीलिम्स से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना है। तभी प्रीलिम्स देने का फ़ायदा है, क्योंकि मेंस के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर टाइम कम होता है। आप फ्रेश प्रीलिम्स के बाद अगर ऑप्शनल शुरू करेंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। अब हम आते हैं जो जनरल स्टडीज पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स है, GS1। इसके लिए आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए? तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको ठीक लगता है। मेरी प्रेफ़रेंस रही है द हिंदू। आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज देख सकते हैं। फिर आप कोई कोचिंग वालों के करंट अफेयर्स पिछले 3 साल के पढ़िए, जो कंपाइलेशंस होती हैं। जैसे मैं तो चलो न्यूज़पेपर पढ़ता ही था, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आप ने न्यूज़पेपर पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, तो आप ज़रूर करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस पिछले 3 साल की पढ़िए। फिर आप एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं, वो ज़रूर पढ़िए। मॉडर्न इंडिया की एक किताब आती है बाय राजीव अहीर, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव है। एक गोची लॉन्ग की किताब आती है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी है। फिर ज्योग्राफी के लिए एटलस और मैप्स, इंडियन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, ये तो आप अपने जितना भी साइज ऑफ कमरा है उसके अंदर लगा के रखिए, और उसे जब मन आपका पढ़ाई से थक जाता है, मैप की तरफ देखिए। कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको नई चीज़ दिखती रहेगी और आपके दिमाग में वो इमेज रीइंफोर्स होती रहेगी। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर आपको मैप की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, और इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कमेंट्री नहीं होती। क्योंकि कई बार कमेंट्री के अंदर और टेक्स्ट के अंदर हमें पता नहीं चलता भी एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था, और उस तरह का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है एग्जैक्टली। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए कई बुक्स आती हैं, आप एक संजीव वर्मा जी की रेफर कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड अच्छी बुक चल रही है। और इन्वायरमेंट के लिए एक शंकर आईएएस की बुक आती है, या फिर जो भी आपको प्रेफरेंस है वो ज़रूर पढ़िए। इन्वायरमेंट के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज की लिस्ट, ये सारी चीज़ों का भी आपको करना पड़ेगा। ये था जनरल स्टडीज के लिए बेयर मिनिमम जो रीडिंग है फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा जितनी आपकी वाइड रीडिंग होगी बेटर है, बट आपने अपना नेट इतना नहीं फैला लेना कि भी आप भूलने लग जाएं चीजें। आपने फोकस हर टॉपिक पे फोकस रखना है, उसी चीज पे जो कि आप रिवाइज कर सकें बार बार, जिससे आपकी उसके ऊपर ग्रिप अच्छी बने। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर रिकलेक्ट जो आप कर पाते हैं वो ही मैटर करेगा, और उसके लिए रिवीजन जरूरी है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स के पेपर 2 विच इज सीसैट। देखिए, इसके लिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, लेकिन आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो पहले कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है एक RS अग्रवाल की, एक लॉजिकल रीजनिंग की है उनकी,
एक नॉर्मन लुइस की है वर्ड पावर मेड इजी। तो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं सीसैट के, एप्टीट्यूड टेस्ट के, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। उनकी की अवेलेबल होती है यूपीएससी की वेबसाइट पे, तो आप अपना आंसर टैली भी कर सकते हैं की के साथ। और वो प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे, हर तरह का क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि सी सैट इज मूविंग टूवर्ड्स कैट। तो जो लोग कैट की तैयारी करते हैं वही सी सैट की, बट हमने इतनी डिटेल में नहीं करनी क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। बट आजकल काफी डिफिकल्ट हो गया है, तो इसकी तैयारी करनी जरूरी है। आप इसको, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भी ये तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसकी भी तैयारी जरूर कीजिए। अब आपने पूरा प्रोसेस में सारी चीज की तैयारी करी है और आप इस पे कम एफर्ट लगाएं और इसी के अंदर आपके मार्क्स कम रह जाएं जिसके कारण क्वालिफाई ना हो सके, तो फिर सारी मेहनत बेकार जाती है। तो जनरल प्रिंसिपल तैयारी का यही है कि भी किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर लेनी, किसी एक चीज को बहुत ज्यादा वीक नहीं कर लेना, हर चीज का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। हर चीज की तैयारी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की होनी चाहिए। हर चीज पे जितना टाइम रिक्वायर्ड है लगाना, उसे लगाना चाहिए, उसे उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब हम आते हैं मेंस पे। तो देखिए, मेंस के अंदर काफी डिफरेंट बॉल गेम है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मेंस के अंदर आप जो लिखेंगे उसी से आपका नॉलेज एंड योर प्रिपरेशन विल बी जज्ड। कोई ऑप्शंस नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जीएस के। ऑप्शनल के अंदर थोड़ा सा आपको ऑप्शन मिलता है, बट जीएस के आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने पड़ते हैं। तो पहले हम जनरल स्टडीज के कुछ सोर्सेस डिस्कस कर लें जो कि पढ़ने जरूरी हैं। एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, उसे जरूर पढ़िए, वो काफी अच्छी कंपाइलेशन है। आर्ट एंड कल्चर का कोई एंड नहीं है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कंपटीशन में हैं, तो जो आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है कम से कम उतना तो पढ़िए। किसी भी टॉपिक को ऐसे ना छोड़ दीजिए कि भी ये तो बहुत मुश्किल है कवर करने का, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। जो मिनिमम आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है उतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपके पास। कई लोग मिडीवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए छोड़ ही देते हैं। छोड़ने से अच्छा आप कहीं बेसिक सोर्स से कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई सिंपल क्वेश्चन उसका आ जाए वो ना मिस हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो मिस हो सकता है, बट सिंपल क्वेश्चन ना मिस हो। तो हर चीज का आपने पढ़ा होना चाहिए। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की राजीव अहीर की बुक, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी रेफर करी जा सकती है। फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक नॉर्मन लो की बुक आती है, मास्टरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक मैकनाइट की बुक आती है, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं उसके अंदर, वो रेफर कर सकते हैं आप। बाकी 11th और 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी तो कर ही सकते हैं। जो सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप क्लास 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसकी रेफर कर सकते हैं, सोशियोलॉजी की। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट्स सेकंड एआरसी, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बाकी जो वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस, वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के लिए हेल्प करती हैं। बहुत सारी कमेटी रिपोर्ट्स आती हैं।
यूएन की कई रिपोर्ट्स आती हैं, ये सारी आप रेफर कर सकते हैं। एथिक्स के लिए एक लेक्सिकॉन आती है क्रॉनिकल की, बाकी एक केस स्टडीज की किताब आती है, केस स्टडीज इन एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय आर राजगोपालन, वो भी अच्छी बुक है रेफर करने के लिए। अब जब आप ये सारी बुक्स पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमने टॉपिक वाइज जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स के नोट्स बनाने हैं खुद, और उसके बाद आपने सिर्फ उन नोट्स पे फोकस करना है। अब ये नोट्स बनाते समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, और हर टॉपिक पे नोट की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितने में क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स, उसे अभी उतने में रिफाइन कर लीजिए और फिर उसी को रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होता है, कई बार अगर वही क्वेश्चन आ जाता है मेंस में तो आप उसको जल्दी क्वालिटी आंसर लिख देते हैं उसके अंदर, और आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है जो आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा। तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आप खुद ये सोर्सेज लेके नोट्स बनाइए जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट टाइप में हो, और क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कीजिए। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग पे। देखिए, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमें प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर बेस्ट आंसर लिखना होता है। तो हम पहले किस तरह आंसर को स्ट्रक्चर करना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो क्वेश्चन में टॉपिक पूछा हुआ है पहले आप उसे डिफाइन कीजिए। अब जो ये डेफिनेशंस हैं ये आपको पहले से ही तैयार होनी चाहिए। वहां पे आप बैठ के अगर डिफाइन करने लगेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप हर टॉपिक की सबसे सिंपलेस्ट इन योर ओन वर्ड्स डेफिनेशन तैयार कीजिए, और जो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आए उसमें उस टॉपिक को पहले डिफाइन कर दीजिए। उससे ये होगा कि एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा कि दिस पर्सन नोज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट। फिर उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ये भी आप पहले से ही तैयार करके रखिए अपने जो नोट्स बनाएंगे। फिर एक लाइन में आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एड्रेस करना स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी में उसी के साथ आप कंटिन्यू रखेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया यू हैव टू आंसर द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, सूटेबल एग्जाम्पल दीजिए, डायग्राम बनाइए। अगर बन सकता है, जबरदस्ती हमने डायग्राम नहीं बनाना। एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम ये भी आपके पहले से ही तैयार होने चाहिए नोट्स में, और आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है दोनों साइड्स को। देखो, हर क्वेश्चन में कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट होंगे। तो आपने दोनों बताने हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि भी आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो, आप एक टॉपिक को हर डायमेंशन से देख सकते हो, आपका कोई रिजिड बायस्ड व्यू नहीं है। तो आपने हर टॉपिक के हर पर्सपेक्टिव, प्रोज कॉन्स को पहले से ही तैयार रखना है और आंसर के अंदर ब्रीफली उसको लिखना है, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स एंड टाइम की लिमिटेशन है। और फिर कंक्लूजन में हम अगर कोई इशू पूछा है जिस पे आपका व्यू है तो वो आप अपना व्यू लिखेंगे, या फिर कोई वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे भी ये अगर इशू है तो हम ये सजेस्ट करते हैं भी ऐसे करना चाहिए। तो हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो आपका
जीएस का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। आप उस तरह से पढ़ेंगे, जो आप नई चीजें पढ़ेंगे वो भी आप उसी तरह से देखेंगे भी, अगर मैंने आंसर में लिखना हो तो इसमें से मैं क्या चीज लूंगा। तो आपका पढ़ने का स्टाइल भी इंप्रूव होगा। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत ही डेप्थ में चले जाते हैं, जो कि कभी आप आंसर में लिख ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। हर पर्सपेक्टिव को लाने के बीच में कोशिश कीजिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, इन्वायरमेंटल, लेकिन जबरदस्ती नहीं लाना। तो जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, आप इतना सोच नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये सारी एक्टिविटी हमने पहले ही करनी है, जब हम अपने नोट्स बना रहे हैं, जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर टॉपिक पे आप सोचिए, आपने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, इसके बारे में क्या हो सकता है। अगर आपका कोई ओरिजिनल थॉट्स हैं, वो जरूर आंसर में इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि वो आपके आंसर को डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों के आंसर से। अगर कोई इनोवेटिव आपके पास सोल्यूशन है, वो जरूर आंसर में लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको, कई कोचिंग वाले बड़े सारे क्वेश्चंस देंगे अटेम्प्ट करने के लिए। उससे बेटर ये है आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, और उन्हें आप चाहे खुद चेक कर लीजिए बाद में, या अगर आपके कोई गाइड हैं उनसे चेक करवा लीजिए। जस्ट आंसर लिख के खत्म नहीं हो जाती बात, उसके बाद हमने एनालाइज करना है कि इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या हमने इससे सीखा। ये पूरी जर्नी जो है यूपीएससी की, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपने कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हम एनालाइज करके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि भी क्या टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छी तरह से तैयार ही कर लेना चाहिए अगर टाइम कम है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे भी आप थोड़ा सा टाइम लगाएं। अब हम आते हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट पे। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपको बहुत से लोग बहुत सी सलाहें देंगे, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मेरे इंटरव्यू के अंदर हर बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था मेरे 190 आए थे, दूसरी बार सेलेक्ट हुआ था 198 आए थे। तो इंटरव्यू के अंदर जो मैंने समझा है, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे, वो टेस्ट हो चुकी हुई है। तो आपने दिखाना है कि मेरी एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी है। आपको वो कई क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे वो आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन चेक करेंगे। तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपने ऑनेस्टली आंसर करना है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर दीज वैल्यूज। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका गलत जवाब देने की बजाय आप ऑनेस्टली एडमिट कीजिए कि सर, मैम, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। अगर आपको पता है बट आप याद नहीं कर पा रहे, सॉरी, आई कांट रिकलेक्ट।
तो उससे जो जज कर रहे हैं आपको, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्हें क्लियर होगा भी यार ये बंदा ऑनेस्ट है। अगर इसे नहीं आता तो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं आता। लेकिन एक बात इसका ध्यान रखिए कि जो आपका नॉलेज बेस है एंड योर एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज बेस, वो वीक नहीं होनी चाहिए। अब इसीलिए कहते हैं कि अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से तैयार कीजिए। क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको वो पता हो। अगर आपको वो भी नहीं पता, देन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू कन्विंस द बोर्ड दैट यू आर अ गुड फिट फॉर द सिविल सर्विसेज। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कोई ऐसी चीजें ना लिखें, कोई ऐसी हॉबीज ना लिखें जो कि आपकी असली में हॉबीज नहीं है। अगर आपके कम है हॉबीज, जो आपकी असली हॉबी है वो लिखिए। यू हैव टू लुक कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। तो ये टोटल जो प्रोसेस है, इसका मैंने आपको बहुत ब्रीफली बता दिया है कि भी कैसे तैयारी की जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भी कोचिंग लेनी ज़रूरी है, क्या हम घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऑप्शनल ऐसा चूज़ कर रहे हैं, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं कहूँगा कि भी आप उसकी कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस लेवल पे पहुँचना विदाउट कोचिंग इन अ न्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट फॉर जनरल स्टडीज कोचिंग इज नॉट एसेंशियल। आजकल बहुत सोर्सेज हैं, क्वेश्चंस भी बहुत डाइवर्स आते हैं, तो उसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। और आजकल आपको इंटरनेट पे इतने सोर्सेज मिल जाएंगे, एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तो कोचिंग इज अ पर्सनल चॉइस फॉर अ न्यू ऑप्शनल। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले लीजिए। बाकियों के लिए मैं कहूंगा कि आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं तैयारी कैसे की जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भी आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। देखिए, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बाकी हर चीज को शट आउट करना पड़ेगा ताकि आप फोकस्ड रहें। आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम नहीं लगा सकते। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। आप कम से कम 8 घंटे तो डेडिकेटेड हर रोज पढ़िए। अगर आप साथ में जॉब कर रहे हैं, तो जितना भी आपको टाइम मिलता है जॉब के साथ, आप उतना टाइम तैयारी को दीजिए। अब कई लोगों को रात को पढ़ना पसंद होता है, कई लोग दिन में पढ़ते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा बहुत फिक्स्ड होता था कि सुबह टाइम पे उठना, दिन में तैयारी करना और रात को टाइम पे सोना।
जितना मुझे टाइम मिल जाता था, क्योंकि कभी मेरे पास ऐसे टाइम नहीं होता था कि बिकॉज़ आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन सर्विस में रहते हुए मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं। तो पूरा-पूरा दिन नहीं मिलता होता था, जितना टाइम मिलता था, उसको मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करता था। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी फोकस्ड। अल्टीमेटली ये आपकी लाइफ़ है। बट आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि भी इसको हमने तैयारी को सब कुछ नहीं बना लेना। कई लोग ये बना लेते हैं या ये होगा या नहीं होगा, फिर हमारी लाइफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस सिविल सर्विसेज इज अ प्रोफेशन। आप इस सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने से पहले यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं या फिर मिसगाइडेड मोटिवेशंस हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। आजकल सिविल सर्विसेज का नेचर बहुत बदल गया है। ये हम किसी फ्यूडल सोसाइटी में अब नहीं रहते। आजकल सिविल सर्विस इज पब्लिक सर्विस, सर्विस बीइंग द कीवर्ड। यू आर नॉट किंग्स। कई लोग ये सोचते हैं कि भी हम सिविल सर्विसेज में आके वी वांट टू अर्न इलीगली। देखिए, ये पॉसिबल चाहे है आज की डेट में, बट आप अगर आप ये मोटिवेशन लेके आ रहे हैं तो ना आप सिविल सर्विस को जस्टिस करेंगे, ना आप अपने आप को जस्टिस करेंगे। आप अगर सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं तो योर मोटिवेशन शुड बी कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ which will have a positive impact on society. कि आफ्टर आई रिटायर, इफ आई लुक बैक, मैंने कुछ अपनी जिंदगी में किया, कुछ अच्छा किया। अगर आपकी ये मोटिवेशन है तो फिर आप तैयारी के अंदर भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी मोटिवेशन क्लियर है। तो आप अपने आप को एक बार परखिए भी, आप क्यों इस तरफ आना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत कुछ दिखेगा, कई लोग ऐसे दिखाएंगे कि भी इसमें बहुत पावर है, किस कोई कहेगा इसमें बहुत मनी है, कुछ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोली जाएंगी। बट योर मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड बी क्लियर व्हाट योर मोटिवेशन इज, एंड इफ यू हैव द राइट मोटिवेशन तो आपकी तैयारी के अंदर भी आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाएंगे। अब इसमें जो ये यूपीएससी की तैयारी का जर्नी होती है, इसके अंदर आपके फ्रेंड्स और फैमिली का भी बहुत रोल रहता है। अगर वो सपोर्टिव हैं तो इट इज़ ईजियर फॉर यू। अगर वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इन दैट केस यू हैव टू जस्ट कट आउट द नॉइज। सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखिए कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ है। जो लोग अभी कह रहे हैं अभी अच्छा इतने साल हो गए कोई नौकरी नहीं कर रहा, या फिर तेरे से नहीं होगा, कुछ भी, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब आपका क्लियर हो जाएगा वही लोग कहेंगे हाँ हाँ हमें तो पता था, तुम तो बहुत ब्राइट थे, तुम्हारा तो होना ही था, ये मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है, कहेंगे। तो जस्ट शट आउट द नॉइज, फोकस ऑन योर गोल, रिवाइज, रीस्टार्ट अगर नहीं होता। बट आप यूपीएससी को अगर परस्यू कर रहे हैं तो प्लान बी भी जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इसके अंदर। 10 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल देते हैं, उसमें से 500-600 लोग सिलेक्ट होते हैं फाइनली।
उसमें से भी 200 लोग तो वो ही होते हैं जिनका पहले भी सिलेक्शन हुआ होता है। तो इस कारण आप प्लान भी ज़रूर रखिए। अगर आप सिविल सर्विसेज पे ही फ़ोकस्ड हैं, तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दीजिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्लान भी रखना चाहते हैं, तो आप साथ में कोई कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन इस तरह का। तो कुछ आप अपना प्लान भी ज़रूर रखिए, ताकि आपको ये ना लगे कि भी अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, जो कि ट्रू भी नहीं है बात। बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनका ये नहीं हुआ, उसके बाद दे हैव टेकन अप jobs in the private sector, they have upskilled themselves, and now they are in a very good position in life. एक आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपकी पढ़ाई के अलावा चीजें हैं, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। उन्हें जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारा तैयारी का ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिविल सर्विस का भी ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आफ्टर एंटरिंग इनटू द सर्विस, मैंने कई सर्विसेज करी हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज सिंस 2015। तो हर सर्विस का डिफरेंट प्रोफाइल होता है, डिफरेंट चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं, हर एक के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर सर्विस के यूनिक होते हैं। अब आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है हर सर्विस के अंदर आपको डिससैटिस्फाइड लोग मिल जाएंगे, जो कि हर बार कंप्लेंट ही कर रहे होंगे। ऑल इंडिया सर्विस में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं मुझे कार्डर ये मिल गया यार, मैं घर से दूर हूँ, अगर कार्डर ठीक मिल जाए यार, मुझे पोस्टिंग नहीं ठीक मिल रही, पोस्टिंग ठीक मिल जाए यार, मुझे ये बॉस तंग कर रहा है। तो वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रिब करने वाला आपका एटीट्यूड है, तो आप नाखुश ही रहेंगे, आपको चाहे पूरी दुनिया मिल जाए। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप जिस मर्जी सर्विस में है, उसके अंदर आप काम करेंगे, उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपको अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूट करके ही मिलेगी। आपने कुछ अच्छा किया, उससे आप और मोटिवेट होंगे। हो सकता है लोग आपको अप्रिशिएट करें, नहीं करें। देखो, सिविल सर्विस के अंदर अप्रिसिएशन नहीं मिलती। सो सिविल सर्विस के अंदर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी के अंदर रहना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको रखनी पड़ेगी। आपको अपना गोल क्लियर है कि भी मैंने कंट्रीब्यूट करना है टू सोसाइटी, आई हैव टू मेक अ पॉजिटिव चेंज, आई हैव टू डू समथिंग विद माय लाइफ। भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आप उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए। अब मैं आपको अपनी दोनों सर्विसेज, पहले मैं रेलवे में रहा था, तो रेलवे का सर्विस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। रेलवे में अब तो आईआरएमएस हो गया है, तो रेलवेज के अंदर आपकी पोस्टिंग्स डिविजन्स में होती है। रेलवे डिविजन्स हैं, जोन्स होते, पहले आपको जोन एलोकेट होता है, फिर उसके अंदर डिविजन्स होती हैं। रेलवे बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा स्टाफ है, बहुत ही आपका क्रिटिकल वर्क रहता है, क्योंकि पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सारा आपके ऊपर है।
रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, काफ़ी पुराना है। अब मैं आता हूँ रेवेन्यू सर्विस पे। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आई एम इन इनकम टैक्स, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज़ अ सेपरेट सर्विस। तो रेवेन्यू सर्विस का प्रोफाइल ये है कि भी आपकी इंटरैक्शन बहुत ही मतलब पब्लिक इंटरैक्शन नहीं होती इतनी। आपकी इंटरैक्शन यूजुअली जो बिजनेस पीपल हैं उनसे ज़्यादा होगी, सीएज से होगी ज़्यादा। लेकिन इसका अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रेवेन्यू अर्न करके। जो रेवेन्यू है, जो कि टैक्स देना बनता था ताकि लोग अपना वो टैक्स दें, ये आप इंश्योर करते हैं। आप रेड पे जाते हैं, आप असेसमेंट करते हैं। तो ये सारा जॉब सेटिस्फैक्शन इज देयर इन एवरी सर्विस। तो ये बेसिकली मैंने आपको ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया सर्विस प्रोफाइल का भी। अब मैं कुछ जो क्वेरीज आई हुई हैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। तो मोटिवेशन का मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि यू हैव टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आपको अपना गोल क्लियर है, आपको पता है आप क्यों सिविल सर्विस में रहना चाहते हैं, तो आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि भी हर पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका थोड़ा-सा स्पिरिचुअल रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, तो यू कैन लीव एवरीथिंग टू गॉड। आई एम मेकिंग ऑल माय एफर्ट्स एंड द रिजल्ट इज अप टू गॉड। जो होगा अच्छा होगा, ये assumption लेके आप अपना एफर्ट करी जाइए। मैं जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है कहना, लेकिन अगर आप अपने आप को ये समझा के इस फिलॉसफी पे चलेंगे, तो आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करना है, ये भी मैंने एड्रेस किया था। आप उन्हें टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरियाज में से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस एरियाज को आप फोकस करें तैयारी करते हुए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, अब वो भी मैंने एड्रेस करा था। न्यूज़पेपर के अंदर आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई न्यूज़ आइटम लगता है कि भी मेरे सिलेबस से रेलेवेंट है, आप उसको पढ़िए। जो आपको लगता है इर्रेलेवेंट है या पॉलिटिकल न्यूज़ है, कुछ इस तरह का है, आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में से डिपेंड करता है आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा कि भी आप न्यूज़पेपर से नोट्स तो ना बनाइए, क्योंकि आजकल आपको रेडीमेड करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाते हैं, तो उतना आप टाइम ना स्पेंड कीजिए। कुछ अगर आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको लगता है भी यार ये नोट्स में कहीं आएगा भी नहीं, वो आप कहीं अपनी एक छोटा-सा डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। अब नोट्स कई लोग अपने हाथ से बनाना पसंद करते हैं, कई लोग अब एवरनोट या वर्ड या सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं। हर एक के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरह आपको ज़्यादा प्रेफरेबल है आप रखिए। मैं अपने सॉफ्ट कॉपी में रखता था, उसे एडिट करना, कहीं भी जा रहे हैं तो वो एक्सेस हो सकते हैं, तो इस कारण वो बेटर रहता था। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको अपना बता देता हूँ अपना। इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा। 2 बार 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तो हर बोर्ड का अपना-अपना होता है। हर बार मुझे सो कॉल्ड टफ बोर्ड्स मिले। एक बार जो पहली बार
बोर्ड ने कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जो कि मैंने अच्छे से आंसर कर दिए थे, लेकिन कुछ उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे, बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि जीके टाइप फैक्चुअल क्वेश्चंस, और वो भी रैपिड फायर राउंड में। तो वो मैं आंसर नहीं कर पाया और मैं ऑनेस्टली बता रहा था कि भी आई डू नॉट नो। तो इंटरव्यू से निकलते हुए मुझे लगा भी यार मैंने तो बहुत क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया, लेकिन मार्क्स उन्होंने बहुत अच्छे दिए, 190 मार्क्स दिए। तो आई थिंक दे वर प्रोबेबली ट्राइंग टू टेस्ट कि भी हाउ यू आर अंडर प्रेशर, क्योंकि अल्टीमेटली द इंटरव्यू पैनल इज ट्राइंग टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी। उन्हें वो 20-30 मिनट में तुम्हारी पर्सनैलिटी जज करनी है। तो वो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, तुम्हारा रेजिलियंस चेक करने के लिए, तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक करने के लिए। आंसर राइटिंग कैसे करें ये भी मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है, कोचिंग वाला भी मैंने डिस्कस कर लिया है। स्टडी शेड्यूल पूछा गया है, तो स्टडी शेड्यूल का मेरा तो जॉब के साथ था। तो आप अगर जॉब के साथ हैं, जितना आपको टाइम मिलता है वो कीजिए। सैटरडे संडे आप पूरा उसके लिए यूटिलाइज कीजिए। देखो मैंने तो अपनी सोशल इंटरेक्शन बहुत ही कम कर दी थी, क्योंकि आई डिड नॉट हैव टाइम, एंड फॉर्चुनेटली दोज पीपल ऑल्सो अंडरस्टूड एंड वर सपोर्टिव। बट लोग ऐसे नहीं होते, कईयों को लगता है भी यार ये बंदा बात नहीं कर रहा, ये वो। तो देखो आप हर किसी को जाके समझा नहीं सकते, यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। आप 8 घंटे तो कम से कम पढ़ने का अपना शेड्यूल रखिए। सुबह थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, 5 आवर्स 4 आवर्स तो कम से कम करिए फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में 3 to 4 आवर्स रखिए। थोड़ा सा लाइट भी उसमें कुछ रख लीजिए, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी लाइट, इट शुड, क्योंकि वो नई चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड रिसेप्टिव होता है। बट अगर आप सेम चीज़ दोबारा दोबारा पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि माइंड रिपेल करता है उसे। तो जब आपका माइंड रिपेल करने लग जाए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई नई चीज़, आपका माइंड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कोचिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूरी है नहीं है। अभी एक क्वेरी है कि भी लोग अपनी लाइफ के 10 इयर्स लगा देते हैं लेकिन फिर भी क्रैक नहीं कर पाते, तो काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं लोग इस बात से। देखिए ये रियलिटी है, बट ये डीमोटिवेट नहीं आपको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा है। हो सकता है यहाँ पे उनके लिए अच्छा ना होता। आप दूसरे से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आपको उनकी तैयारी का नहीं पता, आपको उनके सर्कमस्टांसेस का नहीं पता, आपको उनके किस्मत का नहीं पता, जो आपको अपनी का भी नहीं पता। तो जब unknown है, when it is not known whether you will succeed or not, you should be positive, think that you will succeed। अपना पूरा अपने एफर्ट लगाना है। आपने अपना एंड गोल डिसाइड किया हुआ है कि भी मैं इसमें क्यों जाना चाहता हूँ, वाई डू आई वॉन्ट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। दैट शुड बी योर ओनली मोटिवेशन। लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं, लोग 10-10 साल में भी कहीं नहीं निकलते। हर तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट आपकी सिचुएशन यूनिक है। आपने लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपने लोगों से सिर्फ सीखना है। आप सीखिए कि भी जो जिसे अर्ली सक्सेस मिली, क्या उसने कुछ ऐसा किया जो कि आप भी कर सकते हैं।
जिसे 10 साल लग गए लेकिन उससे नहीं हुआ, क्या वो ऐसी गलती कर रहा था जो आपको नहीं करनी चाहिए? तो इन चीज़ों से आप हर किसी से सीखिए, जज मत कीजिए, सीखिए। और पूरी लाइफ हमने सीखते रहना है। जो सीखता रहता है वो ग्रो करता रहता है, जो सीखना बंद कर देता है वो ग्रो नहीं कर पाता। अब एक क्वेरी है कि नोट्स खुद से बनाएं या दूसरों के नोट्स से पढ़ना सही रहेगा। देखिए, मैं ये आपको पहले ही कह चुका हूँ, आप चाहे दूसरों के नोट्स रेफर कर लीजिए बट बनाएं अपने खुद के नोट्स। क्योंकि नोट्स ऐसे होते हैं कि आप इस हिसाब से बनाते हैं कि कुछ आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होती है, अभी चलो ये चीज तो मुझे पता है, ये पता नहीं है, ये लिख लेता हूं। वो हर किसी का डिफरेंट होता है। अब किसी ने जो नोट्स बनाए हैं उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाए हैं, आपके नोट्स आपके हिसाब से होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेरी है, प्लान बी कब से रखना चाहिए? देखो, प्लान बी आप, मैं कहूंगा कि कम से कम एक अटेम्प्ट तो आप फोकस्ड पूरा दे दीजिए। सेकंड अटेम्प्ट से आप थोड़ा सा प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर सेकंड में भी नहीं होता तो आप स्टेट्स के सारे एग्जाम दीजिए, क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम्स रेगुलरली नहीं होते और उनमें बहुत इश्यूज होते हैं। कभी कहीं कुछ इशू आ रहा है, कहीं कुछ इशू आ रहा है। तो स्टेट्स के आप एग्जाम साथ देते रहिए। फ्रॉम सेकंड अटेम्प्ट आई वुड सजेस्ट कि आप प्लान बी रखिए। बाकी कोई अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहता है, कोई ऑनलाइन एमबीए करनी है, कुछ करना है, वो आप कर सकते हैं, बट एक दो अटेम्प्ट तो आप पूरा डेडिकेटेड दीजिए। क्योंकि अगर आप शुरू से ही आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली ना, फिर आपने बस उसे रिपीट करना है और उसमें कम टाइम लगेगा। बट एक बार अच्छे से तैयारी करनी तो बहुत जरूरी है। अब एथिक्स और एसए की स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं। देखिए, पहले मैं एसए पे जाता हूँ। आजकल सारे एसेज बड़े फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आने लग गए हैं। एसए के अंदर आपके पास टोटल फ्रीडम है, आप क्या लिखना चाहते हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका नॉलेज बेस, आपकी ग्रामर की नॉलेज, ये सारी चीजें एसए के अंदर टेस्ट होती हैं। एसए के कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि भी किस तरह से हमने एसए लिखना है। अब एसए के ऊपर एक फुल फ्लेज सेशन हो सकता है, लेकिन मैं ब्रीफली अगर बताना चाहूँ, एसए के अंदर आपने जो चेक करने वाला है, पहले तो स्टार्टिंग से ही उसका ना अटेंशन ग्रैब करना है। कोई आप रेलेवेंट एनेक्डोट अगर आपको याद है, या फिर आप कोई क्रिएट भी कर सकते हैं एनेक्डोट, या अपनी पर्सनल लाइफ से, या कुछ अपनी आइडेंटिटी रिवील करे बिना, जिससे जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट बने और वो फिर आपका ऐसे पढ़े। और ऐसे का फ्लो होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फ्लो हो। सारी डायमेंशंस जो आप सोच सकते हो उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि ऐसे के अंदर आपके पास टाइम होता है, आप सोच के लिख सकते हैं। अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए। अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं उसके अंदर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और कोई आपको अच्छे कोट्स आते हैं तो वो रेलेवेंट जगह पे डालिए, ये नहीं कोट्स डालने के लिए ही डालना है। अच्छे कोट्स डालिए, लोगों के व्यूज जो अच्छे थिंकर्स हैं उनके डाल सकते हैं आप। उसे करंट से जोड़िए, इंडियन पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव,
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सारे आप पर्सपेक्टिव उसके अंदर डाल सकते हैं, जो जो आपको डायमेंशन उसकी सोच सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस करिए, एसए के लिए भी। और एसए के पेपर से पहले 1-2 दिन सिर्फ आप एसए लिखिए, ताकि आप उस मोड में आ जाएं, एसए राइटिंग मोड में। वैसे तो आप एसए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एसए से जस्ट पहले भी आपको एसए मोड में आना जरूरी है, क्योंकि एसए का राइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, इंग्लिश उसकी डिफरेंट है कंपेयर टू जीएस का राइटिंग स्टाइल। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखना मैं सजेस्ट करूंगा। बहुत आपको हाई फाई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, जीएस के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑप्शनल के लिए भी, एसए के लिए भी। सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, एलिगेंट हो। तो ये एसए के अंदर इन चीजों का मोटा मोटा ध्यान रखना चाहिए हमें। अब एथिक्स का पेपर देखो, एथिक्स के अंदर कुछ शुरू के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं एथिक्स की, और कुछ होती हैं केस स्टडीज। दोनों की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। केस स्टडीज के अंदर आप अब एथिक्स के पेपर के अंदर ना टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको सोच सोच के आंसर्स लिखने होते हैं। तो आप उसके अंदर भी प्रैक्टिस कीजिए, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं पहले से सोच के रखिए। उसमें कोई आप डायग्राम लिख सकते हैं, कुछ यूनिक सोल्यूशन दे सकते हैं, हर चीज का क्या प्रो कौन हो सकता है पहले से सोच के प्रैक्टिस करके रखिए। सिमिलरली उसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है एथिक्स का, उसका भी आप पहले से ही ब्रीफ नोट्स रखिए। कोई अगर उसके अंदर आप डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एथिकल एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे नोट्स में मिल जाएंगे, तो वो आप कोट कीजिए। एथिक्स के अंदर मैंने देखा है लोगों को प्रॉब्लम बेसिकली आती है टाइम की, तो उसके अंदर अगेन प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ाइए। डैफ कैसे बनाना है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे कोई हमने बनाना नहीं है, हमने अपना जिस तरह का आप हो वो ही लिखना है। वहां पे कुछ आपने डिफरेंट नहीं प्रोजेक्ट करना जो आप नहीं हो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी हॉबी लिख देते हो जो आपकी हॉबी नहीं है, फिर आप उसे तैयार करते रहोगे। लेकिन जो वहां पे इंटरव्यू पैनल्स है उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपके आंसर से बता देंगे कि ये बंदा जेन्युइनली इसकी ये हॉबी है या नहीं है, या इसने बस इसकी तैयारी करी है। उन्हें पता चल जाता है। और अगर ये बात उनके दिमाग में कहीं से आ गई कि भी यार ये इसकी हॉबी नहीं है, इसने बस बनाई है, तो वो जो ऑनेस्टी आपकी जज कर रहे हैं, जो आपकी इंटेग्रिटी जज कर रहे हैं, वो डाउटफुल हो जाती है। तो बी ऑनेस्ट, चाहे आप उसे सिंपल रखिए, बट उसमें झूठ ना लिखिए। फिर क्वेश्चन है वाई यूपीएससी। देखो, हर एक की डिफरेंट मोटिवेशंस है। मैंने आपको अपनी मोटिवेशन बता दी कि आई वांटेड टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कि मैंने कुछ किया। अब मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जाके आई विल वर्क हार्ड, तो ठीक है, आई विल गेट अ गुड पैकेज, बट अल्टीमेटली आई एम benefiting the proprietors, the shareholders, I am enriching them. But यहाँ पे if I work hard, I am benefiting the people. जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं रेवेन्यू अर्न करके दे रहा हूँ, वो लोगों की सड़कों पे लग रहा है, बिजली के अंदर, पानी की फैसिलिटी इंप्रूव करने में। तो जॉब सेटिस्फैक्शन should be the reason why you come to UPSC, and that depends on your way of thinking. नहीं तो अगर आपके पास वो मोटिवेशन सही नहीं है, आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे। अब स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाया जाए? देखिए,
डिसिप्लिन आपको रखना है। डिसिप्लिन ये इंश्योर करता है कि आपका एफर्ट नहीं लग रहा हर रोज वो चीज करने का। एक बॉडी ट्रेन हो जाती है उस तरह से, बॉडी एंड माइंड, कि भी हाँ तो टाइम पे उठना है, ये करना है। तो इस तरह से ट्रेनिंग हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अभी हमारा 1 hour कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। तो I think we'll now wind up the session. तो एक दो कुछ जो क्वेरीज पड़ी हैं वो हम देख लेते हैं। सिलेबस कैसे एनालाइज करना है? तो सिलेबस का आप देखिए, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनालिसिस करने वाला नहीं है, इट इज ऑल टॉपिक वाइज। तो आप सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लीजिए टॉपिक्स में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस से आपको पता चल जाएगा भी इस टॉपिक के अंदर हमने क्या चीज को एनालाइज करना है, क्या चीज पे फोकस रखना है। तो इस तरह आप सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके उन्हें क्वेश्चंस उनसे रेलेवेंट निकाल के फिर उनके नोट्स बनाइए। आंसर कैसे फ्रेम करना है ये मैंने बता दिया। How you used to break down the essay topic in different dimensions? Was it breaking according to syllabus, especially philosophical? नहीं, सिलेबस के हिसाब से नहीं, जो डायमेंशंस हैं जो आप सोच सकते हो उसकी डायमेंशंस हर टॉपिक की। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं होती, इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं होती। जो डायमेंशन उसकी बन सकती है उसको आपने टॉपिक के हिसाब से देखना है कि भी इसकी क्या ये डायमेंशन हो सकती है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। जस्ट ऐसे नहीं है कि जो हम वो बनाते हैं कि भी हर किसी का चलो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल, विमेन पर्सपेक्टिव ये निकाल लें। ऐसे नहीं करना हमने। जो टॉपिक की डायमेंशन बन सकती है हमने उसी डायमेंशन की बात करनी है। अच्छा, प्रिपरेशन कभी इनफ नहीं लगती है। एग्जाम से पहले जितनी मर्जी तैयारी कर लो हमेशा लगता है कि तैयारी कम है। तो इसी कारण कहते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, बट फिर भी भरोसा रखिए भगवान पे कि भी जो होगा सही होगा, उस हिसाब से आप एग्जाम दीजिए। बट अगर आपसे आंसर राइटिंग के टाइम आंसर नहीं लिखे जा रहे, उसमें मुश्किल आ रही है, तो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, मैं कहूँगा। तो अपनी तैयारी को आप अपने आंसर राइटिंग से जज कर सकते हैं कि अगर आप आंसर लिख पा रहे हैं तो ठीक है। अब कोई पूछ रहा है जेल पेन या बॉल पेन, देखिए मैं हमेशा जेल पेन पायलट यूज किया है, या कोई भी जो जिसका फ्लो रुके ना। एक हैंडराइटिंग का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे हैंड में एक इशू आ गया था, डी गुरवेन सिंड्रोम था मुझे शुरू से ही। तो स्वेलिंग हो जाती थी, बड़े सारे इशू थे। बट अगर आप अपनी हैंडराइटिंग पे वर्क कर सकते हैं तो प्लीज़ हैंडराइटिंग पे वर्क कीजिए, ताकि जो पढ़ना चाहता है, जो आपका आंसर चेक कर रहा है, जो पढ़ रहा है आपका आंसर, उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितना उसके लिए आसान कर सकते हैं, उतना आप उनके लिए आसान कीजिए। अगर उसे आप अंडरलाइन करके दे रहे हैं, उसके लिए आसान हो रहा है भी इसने ये चीज़ लिखी हुई है, आप अच्छी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं आंसर की, कुछ आप कैपिटल्स में डाल रहे हैं, तो
पढ़ने वाले के लिए अच्छा आसान हो जाता है, उसे अच्छा लगता है और ज़्यादा चांस है कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट बट फॉर्मेटिंग एंड अपीयरेंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे निकालने हैं? देखिए, आपको अपना सिलेबस अच्छी तरह से आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस का आपको लगे कि ये जो न्यूज़ है, ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिलेट कर पाएँगे। और फिर जो टॉपिक एडिटोरियल में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जो सिलेबस से मैच कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप थोड़ा-सा उसके अंदर ग्रास्प कर पाएँगे कि भी क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर तो ज़रूर है पढ़ना क्योंकि मैगज़ीन सब कुछ नहीं कवर कर सकती। आप कोई कंपाइलेशन ज़रूर देख सकते हैं, जैसे डिफरेंट-डिफरेंट आती हैं कि भी पूरे साल की जिनमें होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने मुश्किल हैं, बट न्यूज़पेपर से अगर आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका नॉलेज बेस बहुत वाइडन हो जाता है, आपके पर्सपेक्टिव बहुत वाइडन हो जाते हैं, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ज़रूरी है ही है। लेकिन मैगज़ीन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर। अब कोई पूछ रहे हैं कि भी टेक्स्ट बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें? देखिए, आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ के खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उन्हें पढ़ना पड़ेगा। आप सीधा नोट से नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोट्स हर कोई अपनी पर्सनल जो नॉलेज है, जो स्टाइल है, उसके हिसाब से बनाता है, तो वो इट कैन नॉट रिप्लेस। अब टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करनी चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं मेंस से 3 महीने पहले, तो आपको कर ही लेनी चाहिए। जब आपका प्री हो जाए, आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। वो रिकमेंडेड है। अब मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज का आंसर दे दिया है, अब हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन एंड विश यू द बेस्ट। अगर कोई और आपको डाउट हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल, मेरा ब्लॉग है, उसके ऊपर क्वेरी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर।